रामपुर गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जहां दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना ने चंदा और उसकी छोटी बहन गौरी के माता पिता को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। छोटी, तू इस पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर रोना बंद कर दे। माँ ने कहा था कि बहादुर बच्चे कभी आंसू नहीं बहाते। अब हमारे पास इस घर में रुकने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि साहूकार ने पिताजी के कर्ज के बदले इस घर पर ताला डाल दिया है। हमें अब चाचा जी के पास जाना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में वही हमारा आखिरी सहारा बचे हैं। उनके सिवा कोई नहीं है हम लोगों के पास। चलो चाचा के पास चलते हैं, वहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर कोई साथ नहीं देगा। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है कि किसी का मदद मिलेगा। दीदी, क्या चाचा हमें प्यार करेंगे जैसे पापा करते थे? मुझे उस बड़े घर में जाने से डर लग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार हम वहाँ गए थे तो चाची ने मुझे रसोई में घुसने पर बहुत डांटा था। क्या वो हमें भरपेट खाना देंगी या हमें फिर से इसी तरह भूखा रहना पड़ेगा जैसे हम पिछले 2 दिनों से इस सूनी झोपड़ी में रह रहे हैं? उससे अच्छा है कि हम भीख मांग के अपना गुजारा कर लें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद चाची बहुत काम करवाएंगी और खाना भी नहीं देती है खाने को। इसीलिए दीदी, हम कहीं और चलते हैं, अपना गुजारा कर लेंगे खुद से। कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, काम करके खा लेंगे। लेकिन वो बहुत तकलीफ होगा हम लोगों का, क्योंकि वहाँ पे भी काम करके ही खाना मिलेगा, और कहीं और जाएंगे तो खुद से काम करके खाना होगा। चंदा ने अपनी बहन का हाथ थामा और दोनों भारी कदमों से अपने चाचा के पक्के मकान की ओर चल पड़ी। रास्ते भर लोग उन्हें दया की नजरों से देख रहे थे, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उनका हाथ थामने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद दोनों अपने चाचा के घर पहुंचे और उनको आवाज लगाया। चाचा, चाची जी, ओ चाची जी, दरवाज़ा खोलिए। हम चंदा और छोटी हैं। हमारे सिर से छत छिन गई है और हमें आपके सिवा कहीं और जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरी छोटी बहन की हालत बहुत ख़राब है और वो भूखी भी है। हमें बस आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कुछ ही देर बाद चाचा और चाची बाहर आते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ फिर से आ गए? क्या एक बार मना करना समझ नहीं आता कि हमारे घर में फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हारे बाप ने अपनी जमीन और घर जुए और कर्ज में गंवा दिए, और अब तुम दोनों यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलने आई हो। जाओ किसी अनाथालय का रास्ता पकड़ो, वरना मैं अभी गाँव के चौकीदार को बुलाती हूँ। तुम्हारा बाप तो चला गया और तुम लोग यहाँ मेरे सिर पर बैठी आई हो। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर भागना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। चाची की कड़वी बातें चंदा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे भाई की औलाद हो, पर आज के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहा हूँ। अगर मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी ले ली तो मेरे अपने बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम शहर चली जाओ। सुना है वहाँ बड़े बड़े सेठ लोग अनाथ बच्चों को काम पर रखते हैं। शहर में चली जाओ और वहाँ जाके कोई काम या किसी के घर में काम करके भी अपना पेट भर सकती हो, क्योंकि हमारे खुद भी 2 बच्चे और अपना खर्च चलाने में हालत ख़राब है। कृपा करके तुम लोग यहाँ से चलो जाओ, कहीं और जाके अपना पेट भरो। कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा तुम लोगों का। चाचा जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपको वो दिन याद नहीं जब पिताजी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आपको शहर में पढ़ाया था ताकि आप एक बड़े आदमी बन सके? आज जब उनके बच्चे सड़क पर दाने दाने को तरस रहे हैं तो आप हमें महंगाई का वास्ता दे रहे हैं। क्या खून के रिश्ते इतने ही कमज़ोर होते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर रंग बदल लेते हैं? अगर उस टाइम पापा ये सोच के आपको छोड़ देते कि पैसा नहीं है, महंगाई है, तो आप अभी बड़े आदमी नहीं बन पाते। कम से कम वो दिन तो याद कीजिए कि पापा कैसे आपको पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा आदमी बनाया। और आज पापा इस दुनिया में नहीं है तो आप उनका एहसान भूल गए हैं। कैसे इंसान हैं आप? अरे ओ ज़बान दराज लड़की, तू हमारे एहसान गिनाने आई है या भीख मांगने? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरा वो हाल करूँगी कि तू याद रखेगी। ये लो 2 सूखी रोटियाँ, और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। हमारे बच्चे तुम्हें देखकर डर जाते हैं। चलो भागो यहाँ से और अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। यहाँ पर तुम लोग का दाल नहीं गलने वाला। किसी और के पास जाके अपना ये रोना रो, और हाँ, दोबारा यहाँ आने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम लोग का वो हाल करूँगी कि फिर चलने के लायक नहीं रहेगी।
ये बोल के चाची ने उनको 2 सूखी रोटी थमा दी जो वो पहले से उनको देने के लिए लाई थी, और फिर चाचा और चाची घर के भीतर चले गए और चंदा के हाथ में सिर्फ 2 रूखी सूखी रोटियां और आंखों में अंतहीन आंसू रह गए। दीदी, मैंने कहा था ना कि कोई हमें नहीं रखेगा, सब हमें बोझ समझते हैं क्योंकि हम अनाथ हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? आसमान में बादल छा रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, आराम करना है मुझे। लेकिन ये घनी अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम शहर जा सके, ना कोई शहर है। आज पापा मम्मी रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमको तो बहुत बेचैनी हो रहा है। क्या हम आज रात मर जाएंगे? ऐसी बात मत कर मेरी गुड़िया। जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है मैं तुझे खरौच भी नहीं आने दूंगी। अगर अपनों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं तो क्या हुआ, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। चल हम उस पुराने शिव मंदिर की ओर चलते हैं। वहाँ कम से कम हमें कोई भगाएगा तो नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। वहाँ जाने के बाद कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चलो, भगवान हम लोगों का सुनेंगे क्योंकि वो अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो ये रोटी खा ले और हिम्मत मत हारना। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं और दोनों बहनें अंधेरी रात में उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ीं जहाँ चमगादड़ों का बसेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मंदिर के फटे हुए पर्दे से ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी और दोनों बहनें मंदिर के भीतर बैठे हुए प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, आप तो सबका रखवाला है, फिर आपने हमें इस हाल में क्यों छोड़ दिया? क्या हमारा कोई दोष था जो आपने हमारे माता पिता को हमसे छीन लिया? अगर आपको हमें तड़पाना ही था तो हमें भी उनके साथ ही क्यों नहीं बुला लिया? देखो मेरी छोटी बहन की हालत, ये भूख और ठंड से कमज़ोर हो रही है। क्या आपको ज़रा भी तरस नहीं आता? आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं प्रभु? हम दोनों बहनों का कोई सहारा नहीं है, बस आप ही हम लोगों का आखिरी सहारा है भोलेनाथ। माँ तो कहती थी कि भगवान सबका सुनता है क्योंकि सबका वही पालन पोषण करता है। तो हम दोनों के साथ अन्याय क्यों भगवान? क्योंकि इस पापी दुनिया से आप ही बचा सकते हैं। जब आप ही सहारा नहीं बनेंगे तो दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे हम लोग? दीदी, क्या माँ ऊपर से हमें देख रही होंगी? अगर वो देख रही हैं तो वो रो रही होंगी, है ना, कि उनकी बेटियां सड़क पर सो रही हैं। मुझे भूख अब नहीं लग रही दीदी, बस मुझे नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। क्या मैं सो जाऊं? शायद सपने में मुझे माँ मिल जाए और वो मुझे ढेर सारा मिठाई और मलाई खिलाए और बहुत सारा प्यार करे, क्योंकि इस दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं है जैसे माँ पापा प्यार करते थे। बिना भूख लगे ही खाना खिलाती थी। अगर आज माँ होती तो ऐसे हालत में देख के रोने लगती और खाना खिलाती, बढ़िया बढ़िया पकवान बनती। दीदी, ये दुनिया ऐसे क्यों करती है? दुनिया के छोड़ो, अपने ही लोग पराये बन गए है तो दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि कोई और सहारा बनेगा? नहीं छोटी, तू अपनी आंखें बंद मत करना। सुन रही है ना तू? जागती रह। अगर तू सो गई तो मैं डर जाऊंगी। मैं तुझे कहानियाँ सुनाती हूँ। देख, कल सुबह हम बड़े शहर जाएंगे। वहाँ मैं बहुत काम करूँगी। मैं लोगों के कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर मैं तेरे लिए एक नए कपड़े और लाल रंग की चप्पल खरीदूंगी। बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद दूंगी। तुम अकेले ही सारा खाना और जो बोलेगी वो खरीद देंगे। दिन रात काम करेंगे लेकिन तुमको खाने में कमी नहीं होने देंगे। बहुत सारे खिलौने खरीद देंगे तुम्हारे लिए, नया नया पकड़ा भी। जो तुम बोलोगी वो मिठाई खरीद देंगे जो तुम्हें पसंद हो। सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे शहर, फिर वहीं अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। चंदा अपनी बहन को बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी खुद के अंदर का साहस अब जवाब दे रहा था। तभी मंदिर के बाहर कुछ आहट हुई और चंदा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद कोई बुरी शक्ति वहां आ पहुंचा है। तभी वहां से पार्वती अम्मा गुजरी, जो गांव की सबसे गरीब लेकिन सबसे नेक दिल महिला थी। अम्मा ने जब इन मासूमों को रोते देखा तो उनका कलेजा फट गया। अरे मेरी बच्चियों, तुम यहाँ इस सुनसान मंदिर में क्या कर रही हो? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया? डरो मत, मैं हूँ ना। मैंने सब सुन लिया तुम लोगों की बातें। मेरा नाम पार्वती है और मैं पास की ही झोपड़ी में रहती हूँ। चलो मेरे साथ। आज से तुम अकेली नहीं हो। आज से तुम लोग मेरे साथ रहेगी, मेरे झोपड़ी में,
क्योंकि हम भी अकेले रहते हैं, मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में, चलो हमको भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है तुम लोग के साथ कि तुम लोग इतना सुनसान जगह पर इतना रात को अकेले हो? कोई तो होगा ना तुम लोगों का इस दुनिया जो तुम लोगों का सहारा बने। अम्मा, हमारे सगे चाचा ने हमें घर से निकाल दिया। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं होता, पर आपकी आवाज़ में माँ जैसी ममता लग रही है। क्या आप हमें अपनी झोपड़ी में थोड़ी सी जगह देंगी? हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं मेहनत करूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। बस हमें सर छुपाने की जगह दे दीजिए। आप जो बोलिएगा वो करेंगे, बस आप अपना सहारा दे दीजिए। आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं देंगे। घर का सारा काम भी कर देंगे, लेकिन हम दोनों बहनों को सर छुपाने का जगह दे दीजिए, क्योंकि मेरी बहन 2 दिन से कुछ नहीं खाई है। इसका तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार से इसका शरीर जल रहा है और इसका तबीयत बिगड़ता ही जा रहा है। उनकी बातें सुन के पार्वती अम्मा को उन पे तरस आ गई और कुछ समय बाद पार्वती अम्मा उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गई, जहां मिट्टी के चूल्हे से धीमे धीमे आंच आ रही थी। अम्मा ने पीतल की थाली में गरम गरम खिचड़ी परोसी और बड़े प्यार से दोनों बहनों को खिलाने लगी। अम्मा, ये खिचड़ी बहुत अच्छी है, मेरी भूख मिट गई है और अब मुझे डर भी नहीं लग रहा। क्या हम सच में यहाँ हमेशा रह सकते हैं? क्या यहाँ भी चाची की तरह कोई हमें धक्के देकर बाहर तो नहीं निकालेगा? मुझे आपके पास बहुत अच्छा लग रहा है अम्मा। आपने अजनबी होकर भी हमें जो सहारा दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह से मैं आपके साथ कुछ ना कुछ काम करने चलूंगी और हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इतने पैसे कमाएं कि हमारी अपनी एक छोटी सी ज़मीन हो और हम सम्मान से जी सकें। क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ये सब कैसे होगा? अपना भी एक छोटा सा पक्का घर हो जिसमें हम लोग रहें और अपनी छोटी बहन को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि माँ का सपना था कि हम लोग पढ़ के बड़ा आदमी बने। हम तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी छोटी बहन को पढ़ाकर बड़ा आदमी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि माँ का सपना पूरा करना है, ताकि माँ ऊपर से देखे तो गर्व हो कि मेरी बेटी बड़ा आदमी बन गई है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें जंगल के उस गुप्त रास्ते पर ले चलूँगी जहाँ बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ और जंगली फल मिलते हैं। गांव वाले वहाँ जाने से डरते हैं, पर मुझे उन रास्तों का पता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उन्हें शहर के वैद्यों को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बस हिम्मत मत हारना, तुम्हारा सब सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा घर भी बना सकती हो और अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो, ताकि वो पढ़ के बड़ा आदमी बने और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजरेगा। फिर हम लोगों का ज़िंदगी अच्छा से गुजरेगा, किसी का सहारा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। उस जड़ी बूटी को शहर में ले जाके बेचेंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस पैसे से बहुत अमीर हो जाएंगे। कल सुबह छोटी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसका इलाज करा देंगे। फिर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाएंगे। फिर तुम्हारे चाचा भी सोचेंगे कि इतना अमीर कैसे हो गई ये सब। वो लोग भी आके माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो कि हमको तुम लोगों को नहीं भगाना चाहिए था। अपने चाचा से भी ज़्यादा अमीर हो जाओगी तुम लोग। फिर किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, जो चाहो वो कर सकती हो। उस रात चंदा और छोटी कई दिनों के बाद चैन की नींद सोईं। उनके चेहरों पर एक सुकून था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंदा और अम्मा तैयार हो गई। चंदा के मन में अपनी गरीबी मिटाने की एक अटूट आग जल रही थी। अम्मा, आज से हमारे संघर्ष का नया दिन शुरू हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन गांव के वही लोग जो हमें आज पत्थर मार रहे हैं, वो हमें सलाम करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। छोटी, तू घर का ख्याल रखना। मैं और अम्मा जल्दी ही काम करके वापस आएंगे। कहीं इधर उधर नहीं जाना, घर में रहना। भूख के लगे तो कुछ खा लेना, और अगर देर भी हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ के लोग अच्छा नहीं है, बाहर जाओगी तो परेशान कर देंगे, इसीलिए तुम कहीं मत जाना। बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और दवा समय से खा लेना ताकि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तुम आराम करो, हम लोग जाके आ रहे हैं। और कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक कि हम लोग आवाज़ न लगाएं। ठंड अब कम हो रही थी, लेकिन सुबह जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, चंदा और पार्वती अम्मा अपनी टोकरियां लेकर जंगल की ओर निकलने के लिए तैयार हो गईं। छोटी घर के दरवाजे पर खड़ी अपनी दीदी को देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी दीदी के लिए गर्व था। छोटी, तू घबराना मत,
मैं और अम्मा दोपहर ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। तूने देखा ना कि अम्मा ने रात को हमें कितनी हिम्मत दी थी। अब हमें रोना नहीं है बल्कि काम करना है। तू बस झोपड़ी की सफाई करना, और अगर कोई अजनबी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैं तेरे लिए जंगल से मीठे बेर लेकर आऊंगी। बर्तन भी धो देना, आके खाना बनाएंगे, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। और कुछ मिलेगा खाने वाला तो लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अब एक जरा भी नहीं घबराना, क्योंकि अब हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोग के सिर पर अम्मा का हाथ है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों का, ना ही हम लोग अब अकेले हैं। और तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना है, माँ का सपना पूरा करना है। तुमको याद है ना कि माँ का सपना था कि हम लोग पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हम तो नहीं बनने सकेंगे। लेकिन तुमको पढ़कर बड़ा आदमी बनकर माँ का सपना और चाचा चाची को दिखाना है कि हम लोग भी उनके जैसा हो गए हैं, और जो गांव वाले हम पे पत्थर मार रहे थे वो भी देख के शर्मिंदा हों। कुछ दिन में तुमको शहर के बड़े स्कूल में दाखिला कर देंगे तुम्हारा, फिर तुम पढ़कर बड़ा आदमी बनोगी। दीदी, आप अपनी फिक्र करना। जंगल में बहुत से कांटे और जंगली जानवर होते हैं। बापू कहते थे कि अकेला इंसान जंगल में खो सकता है, पर आप तो अम्मा के साथ जा रही हो। मैं घर का सारा काम करूंगी और चूल्हे की आग बुझने नहीं दूंगी। आप जल्दी वापस आना, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, और रात हो जाएगा तो हमको बहुत डर लगेगा। आज पहला दिन है आपका दीदी, इसीलिए जल्दी ही आ जाना, क्योंकि ज्यादा देर होगा तो भूख भी लग जाएगा आपको, और आपको जंगल में खाना कहाँ से मिलेगा। ज्यादा देर नहीं खाने से आपका तबीयत खराब हो जाएगा। चंदा ने अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाया और घर में ही रहने को बोला, और कुछ ही समय बाद अम्मा के पीछे पीछे घने जंगलों की ओर बढ़ गई। पार्वती अम्मा उसे उन खास जड़ी बूटियों की पहचान करा रही थी जिनकी वैद्यों के पास बहुत बड़ी कीमत थी। अम्मा, ये जंगल तो बहुत डरावना है, पर यहाँ की हर चीज़ में कुछ न कुछ खास छिपा है। आपने मुझे इन पौधों की पहचान कराई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दिन भर में 2 टोकरियाँ भर लें तो क्या हमें इतने पैसे मिल पाएंगे कि हम छोटी के लिए नए कपड़े और थोड़ा सा अनाज खरीद सकें। अभी के लिए तो इतना ही चाहिए, फिर आगे कुछ पैसा बचा के छोटी को स्कूल में दाखिला करा देंगे, ताकि छोटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सके। और ज़मीन लेके एक अच्छा घर बनाना है। छोटी की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा पैसा लगेगा। आज के लिए ज़ायदा जड़ी बूटी लेकर ही जाएंगे, कल से ज़ायदा लेकर जाएंगे। चलिए अम्मा, अब टोकरी भरना शुरू करते हैं, जल्दी घर भी जाना है। घर पर छोटी अकेले है, जल्दी नहीं जाएंगे तो वो डर जाएंगी, क्योंकि कभी अकेले नहीं रही हैं वो। खाना भी नहीं खाएंगी खुद से मेरे बिना। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये जो पौधे तू देख रही है, ये कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि कीमती औषधियाँ हैं। अगर हम इन्हें सुखाकर शहर की मंडी में ले जाएंगे तो हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने तेरे चाचा महीने भर में भी नहीं कमा पाते। बस तू हिम्मत मत हारना और इन कांटों से डरना मत, मंजिल करीब ही है। अब तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा। जो जो तुम चाहती हो वो सब कर सकती हो तुम। बस तुम जड़ी बूटी को पहचानने में ध्यान दो। एक बार ये जान गई कि कौन सा जड़ी बूटी महंगा है तो फिर तुम खुद से ये कर सकती हो। इसीलिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करो, क्योंकि तुमको चाचा को दिखाना है कि तुम भी कर सकती हो, जो कि वो भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे चाचा पैसा का घमंड दिखा रहे थे ना, अब वो भी देखनेंगे तुम्हारा बदलता जिंदगी। एक बार और बोल रही हूँ, बस हार मत मानना। दोनों ये सब बातें करके वहाँ से कुछ जड़े ले जंगल के दूसरी ओर निकले। तभी चंदा की नज़र एक पुरानी गुफा के पास उगे हुए कुछ चमकते हुए जनों पर पड़ी, जो बहुत ही दुर्लभ लग रहे थे। अम्मा, जरा यहाँ तो देखिए, ये जड़ें कितनी अजीब और सुनहरी लग रही हैं। मैंने आज तक गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ये भी कोई दवाई है या ये महज कोई जंगली घास है? इसकी खुशबू तो चंदन जैसी आ रही है। क्या हमें इसे भी अपनी टोकरी में रख लेना चाहिए? ऐसा पौधा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या आप पहले कभी ये देखे थे? क्या है ये? किस चीज का पौधा है? ये पूरे जंगल में सबसे अलग दिख रहा है। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना अम्मा। क्या करें इसका? तोड़ के ले चलें? मेरा तो मन आ गया इस पौधे पर। अम्मा ने जब उन जड़ों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गांव के पुराने राज वैद्य की बातें याद करने लगी। हे भगवान चंदा, ये तो स्वर्ण जड़ है। ये 100 सालों में एक बार ही कहीं देखने को मिलती है, और इसकी एक छोटी सी गांठ भी सोने के भाव बिकती है।
तेरी किस्मत सच में बहुत बलवान है बेटी, जे तूने इसे ढूंढ निकाला। इसे संभाल कर रख ले, यही वो चीज़ है जो हमारी सारी गरीबी को जड़ से मिटा देगी। फिर इसके बाद दोबारा यहाँ आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक जड़ ही इतना पैसा दे देगा कि हम लोग का पूरा जीवन आराम से गिरेगा। तुम अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकोगी, घर भी बना सकोगी, फिर किसी बात का दिक्कत नहीं होगा। हम इतना दिन से जंगल में आ रहे हैं, लेकिन आज तक से कभी मुझे ये नहीं दिखा। आज तुम पहले दिन ही देख लिया। लग रहा है ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ दे रहा है। वो भी चाहता है कि तुम अपनी बहन को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाओ और अपनी माँ का सपना पूरा करो। तभी तो जो मेरा साथ 30 सालों में नहीं हुआ, वो तुम्हारे साथ एक दिन में हो गया। चलो चलो जल्दी घर चलेंगे, तुम्हारी बहन भी घर पे अकेली है। ये सब बोल के दोनों उन जड़ों को अपनी टोकरियों में लेते हैं और कुछ समय बाद चंदा और अम्मा अपनी टोकरियां भरकर गांव की ओर लौट रही थी। चंदा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी रास्ते में वही लालची चाची मिल गई, जो अपने खेत को देख के वापस लौट रही थी, और उसकी नजर चंदा की टोकरी पर पड़ी। अरे ये क्या है चंदा, तू इस बुढ़िया के साथ जंगल में क्या गुल खिला रही है? और तेरी टोकरी में ये क्या चमक रहा है? कहीं तूने जंगल के मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं है? अनाथ लड़कियां अक्सर चोरी चकारी पर उतर आती हैं। मुझे सच सच बता, वरना मैं अभी गांव के मुखिया को बुलाकर तेरी तलाशी करवाऊंगी। तेरे पे भरोसा नहीं है, तुम गरीब और ऊपर से अनाथ, तुम कुछ भी कर सकती हो। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? क्या चुराया है इस टोकरी में? और कोई सहारा नहीं मिला तो तुम चोरी पर उतर गई। लाख लाख शुक्र है कि तुमको अपने घर में नहीं रहने दिए, नहीं तो तुम किसी दिन पूरा घर का जेवर चोरी करके निकल जाती। जब यही सब करना था तो फिर कहीं और जाके करती। मेरा ही गांव मिला था तुमको ये सब करने का। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि इसकी भतीजी चोरनी है? सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि चोरनी की चाची है। अपने मन से दिखा दे कि टोकरी में क्या है, नहीं तो गांव के मुखिया से साथ पूरे गांव को भी इकट्ठा कर दूंगी। फिर गांव वाले मार मार के वो हाल करेंगे तुम्हारा कि फिर चोरी करने के लायक नहीं रहेगी। चाची जी, आपने तो हमें पराया कहकर घर से निकाल दिया था। अब आपको हमारी टोकरी में क्या है, इससे क्या मतलब? ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने इसे ईमानदारी से जंगल से इकट्ठा किया है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब हमें आपसे ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई डर। रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। क्योंकि आज हमें दर दर भटकना पड़ रहा है, तो वो भी आपके वजह से। अगर आप उस दिन हम 2 बहनों को अपने घर में पनाह दे देते, तो आज हमको ये जंगल में भटकना नहीं पड़ता। ये सब आपका ही देन है। अब आप हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप भी हम लोगों की जिंदगी में ना आए। आपके जैसा चाची ये अच्छा है कि अनाथ रहें, लेकिन आपके जैसा चाची किसी को ना दे भगवान। बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। ये बच्चियां अब मेरी देखरेख में है। तुम जैसी औरत को तो शर्म आनी चाहिए कि अपने ही पति के भाई की बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया। अब जब वो अपनी मेहनत से खड़ी हो रही हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है। चलो चंदा बेटी, इससे बात करना अपना वक्त बर्बाद करना है। हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बहुत काम बाकी है अभी, और तुम्हारी बहन इंतजार कर रही होगी हम लोगों का। जल्दी घर पहुंचते हैं, नहीं तो वो परेशान हो रही होगी। और हाँ, हम बहुत इंसान देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा। इतना मासूम बच्चियों को तूने सड़क पर छोड़ दिया। बहुत तुमको पैसा का घमंड है ना। एक दिन देखना, तुमसे भी ज्यादा अमीर होके दिखाएगी मेरी बच्ची। अब रास्ता छोड़ो और जाने दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही चाची गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई और अपने पति यानी चंदा के चाचा को सारी बात नमक मिर्च लगाकर सुनाई। चाचा को जब पता चला कि चंदा को जंगल में कुछ कीमती मिला है, तो उसके मन में फिर से लालच जाग उठा। सुनो जी, वो अनाथ छोकरी अब उस बुढ़िया के साथ मिलकर अमीर बनने के सपने देख रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी टोकरी में कुछ ऐसा था जो सोने की तरह चमक रहा था। अगर वो अमीर बन गई तो पूरे गांव में हमारी थू-थू होगी कि हमने उसे निकाल दिया। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो सारा माल हमारे हाथ लग जाए। तुम सही कह रही हो। अगर उसके पास सच में कोई कीमती चीज है तो उस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं उसका सगा चाचा हूँ। कल रात जब वो सो रही होंगी तो मैं उनकी झोपड़ी में जाकर वो टोकरी उठा लाऊंगा। वो बेसहारा बच्चियां हमारा क्या ही बिगाड़ डालेगा, और वो बुढ़िया तो खुद मौत के करीब है, उसे कौन पूछेगा। इधर चंदा की झोपड़ी में खुशियों का माहौल था। अम्मा ने उन जड़ों को साफ करके टोकरी में रख दिया।
चंदा ने अपनी बहन छोटी को खुशी से देखा और उसे बताया कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। छोटी, देख, अम्मा कह रही है कि ये जड़ें हमें बहुत सारे पैसे दिलाएंगी। कल मैं और अम्मा शहर की बड़ी मंडी जाएंगे और इसे बेचकर तेरे लिए नया लाल कमीज और बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे। और हाँ, हम अम्मा के लिए एक नया गर्म कंबल भी खरीदेंगे ताकि उन्हें रात को ठंड ना लगे। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। दीदी, मुझे कपड़े, मिठाई ये सब नहीं चाहिए। बस आप और अम्मा हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे डर लगता है कि जब आप जंगल जाती हो तो कहीं वो चाची आपको फिर से परेशान ना करे। दीदी, क्या अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे? क्या मुझे भी गांव के बाकी बच्चों की तरह विद्यालय जाने को मिलेगा? मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह समझदार बनना चाहती हूँ। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें पार्वती अम्मा जैसी नेक औरत मिली। कुछ समय बाद आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। चाचा दबे पांव झोपड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चमकता कीमती चीज टोकरी से चुरा सके।